औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जी, मेरा आज का 3 मौजू है और तीनों मौजू इंतहाई अहम हैं। पहला मौजू है कि इमरान खान की जमानत कैंसल हो गई है, मतलब ख़त्म हो गई है, जिसके आज धूम मची हुई थी ना ये यूथियों के चैनल से कि आज जमानत हो जाएगी, आज खान साहब बाहर निकल आ जाएंगे। वो जमानत 20 नवंबर तक लटक गई है। तो उसके बाद भी नोटिस जारी होंगे, मैं पूरी तफसील बाद में बताता हूँ आपको। इसीलिए तो मैं यूथियों को कहता रहता हूँ कि मेरा चैनल देखा करो, जो कम से कम आप लोगों को सच तो बताता है ना। क्या हो गई जमानत या निकल आया खान बाहर? इन फ्रॉडियों से बचो। मैं 75 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं आप लोगों के साथ फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को वही बता रहा होता हूँ जो हकीकत होती है। क्योंकि हाँ, सबसे पहले आज 8 नवंबर बरोज़ मंगल और 2023 और टाइम हुआ है रात के 2:30। तो मैं व्लॉग कर रहा हूँ। मैं इसलिए लेट करता रहता हूँ कि मैं पहले पूरी तहकीकात करता हूँ कि कोई झूठ ना शामिल हो जाए। क्योंकि मैं 75 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे सीनियर तरीन सहाफ़ी होने का एजाज़ भी मेरे पास ही है। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार में एतवार का दारिया लिखने से किया था, आरफ निज़ामी साहब की ज़ेर निगरानी। वो सफ़र आज तक जारी है और इंशाअल्लाह आगे भी जारी रहेगा जब तक मेरे जिस्म में जान है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे सीनियर पाकिस्तान का सबसे सीनियर यूट्यूबर भी मैं ही हूँ। प्रिंट मीडिया में तो मैं चल गया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं इसलिए नहीं चल सका हूँ कि जो भी चैनल मुझे बुलाता था वो पर्चा मुझे पहले थमा देते थे कि ये आपने बोलना है, इससे हट के एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना है। जब मैं देखता तो उसमें सारे का सारा 100% झूठ ही होता था, बल्कि 200% झूठ होता था। तो मैं माजरत करके चला आता था, मैं नहीं करता था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे अपना चैनल दे दिया है जिस पे मैं बैठ के सुकून के साथ 26 करोड़ आवाम को और पूरी दुनिया में जो लोग मुझे देखते हैं और सुनते हैं उन सबको सच बताता हूँ। और यूथियों को भी मैं कहता रहता हूँ कि मेरा चैनल देखा करो, मैं आप लोगों को सच और हकीकत बताता हूँ। लेकिन वो साबर शाकर जैसे या वो औरिया जान मकबूल जैसे या आदल राजा जैसे फ्रॉडियों झूठों के हाथ चढ़ जाते हैं तो असल कुछ भी नहीं होता है। वो सब का सब फ्रॉड कर रहे होते हैं आपने व्यूज बढ़ाने के लिए। सब ने आज शोर मचाया हुआ था सुबह का कि आज खान साहब की जमानत हो जाएगी और खान साहब बाहर निकल आएंगे। निकल आए हैं? नहीं ना निकले ना। मैं अब आपको पूरी तफसील बताऊंगा कि क्यों नहीं निकल पाए हैं। ये इस पे बात होगी खान साहब की जमानत क्यों नहीं हो सकी, किस वजह से नहीं हो सकी, पूरी तफसील बताऊंगा। और उसके बाद फिर फवाद चौधरी का बताऊंगा कि उसने 50 लाख का किसके साथ फ्रॉड किया है जिसकी वजह से उसको आज हथकड़ियाँ लगी हुई थी। मुझे दुख भी हुआ, बड़ा उदास सा होके बैठा हुआ था कि आखिर इंसान हूँ जी मैं भी। लेकिन काश के वो पहले संभल जाता, वो आप गुरूर ना करता, तकब्बर ना करता तो ना अल्लाह की पकड़ में आता। इसी तरह इमरान नियाजी गुरूर और तकब्बर करता था ना, मैं तुम्हारा जेल में शॉपिंग करने के लिए, जेल में सैर व तफरी के लिए गए हो, जेल में
कहते हैं जी खाना हमें नहीं अच्छा मिल रहा है, हमें एसी चाहिए। वो तो एसी उसने लगवाया था, वो तो अपनी जेब से ही उसने खर्चा किया था। बिल भी वो अलग मीटर लगवाया हुआ था, बिल भी वो पे करता था। खान साहब तो 1 रुपया भी नहीं ले रहे, मुफ्त मुफ्त के सरकारी खर्चे पे एसी के मजे ले रहे हैं। ये उस इस्लामाबाद के जज की वजह से ही हो रहा है, और इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस की वजह से, जो इसकी हर नाजायज मुतालबे को जायज समझ के मान रहे हैं। अब कह रहा है जी मेरी बच्चों के साथ हर हफ्ते मुलाकात, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तक ये अपने बच्चों के नाम पे ना रेहाम खान से बातें करता है, उससे प्लानिंग करता है। उसके बाद फिर अपने यहूदी साले से बातचीत करता है, अपने यहूदी ससुर से बातचीत करता है। और पहले शुरू में 2-3 मिनट बच्चों के साथ करता है ना, जरा सिक्योरिटी वाले मुतमईन हो जाए, उसके बाद फिर उनसे शुरू हो जाता है बाकियों से। तो ये 2-3 घंटों का जो बिल आ रहा है ना, ये उस जज की, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद की सैलरी से काटा जाए। पहले ही उसने थोड़ा किया है कि कमरा तोड़ के वो बना दिया। ये इन सब से मैं तफसील के साथ बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरी आप सबसे एक ही अपील है कि देखें, मैं सबसे सीनियर यूट्यूबर होने का एजाज़ भी पाकिस्तान का मेरे पास है, क्योंकि मेरी उम्र 75 साल है, और कोई भी यूट्यूबर 75 साल का नहीं है। तो जहाँ हज़ारों के लाखों के हिसाब से यंग है, वहाँ पे उनमें मैं भी चल रहा हूँ। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को हकीकत बताना, क्योंकि मैं ओरिजिनल सहाफ़ी हूँ, जिसने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार में इतवार का दारिया लिखने से किया था, आरिफ निज़ामी साहब की ज़ेर निगरानी। वो सफ़र आज तक जारी है, और इंशाअल्लाह जब तक मेरे जिस्म में जान है ये जारी रहेगा। तो अब आप आ जाएं जनाब आगे के देखें, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है। ये पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम का चैनल है। ये आप लोगों को हक सच दिखाने वाला चैनल है, यूथियों को भी हक सच दिखाने वाला चैनल है। इमरान के बारे में अगर यूथियों ने कन्फर्म रिपोर्ट लेनी हो ना, तो वो मेरा व्लॉग सुना करें और देखा करें। तो भला लाइक ना किया करें, कमेंट्स ना किया करें, लेकिन देख लिया करें कि उसमें मैं हकीकत बताता रहता हूँ। मैं आज के व्लॉग में बताऊंगा कि उसकी जमानत क्यों नहीं हो सकती है। इसके अलावा फवाद चौधरी ने 50 लाख का फ्रॉड किसके साथ किया है, इस पे बात होगी। और इसके अलावा जो है ना, ये असद कैसर के भाई पे भी केस बन गया है। उसने जो करप्शन की, उसके भाई ने, असद कैसर करप्शन के केस में अरेस्ट हुआ है। जो स्वाबी में यूनिवर्सिटी के सामान की खरीदारी में जो करप्शन सामने आई, पक्के प्रूफ के साथ एंटी करप्शन ने उसको अरेस्ट किया है। और उसने जाके, उसके छोटे भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि भाई आर्मी चीफ ने और आईएसआई ने मेरे भाई को अगवा किया है, ये इल्ज़ाम लगाया। तो अब उस पर केस बन गया है, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो भी अपने अंजाम को पहुंचेगा। और बाकी यूथ के भी जो फौज के खिलाफ गलीज ज़बान इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, वो भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। तो एक और भी है कि आज एक अहम मीटिंग हुई है नवाज शरीफ और एमक्यूएम की। एमक्यूएम का वफ्द कराची से आया लाहौर, आके नवाज शरीफ से मिला, और उनका आपस में इंतखाबी इत्तेहाद हो गया है। आगे ये बहुत बड़ा इत्तेहाद बनेगा, इस पे भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले मेरी एक ही अपील है कि देखें, ये मेरा नहीं आप सबका चैनल है। इस मेरी वीडियोस को कोशिश किया करें कि पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। 10-15 मिनट की वीडियोस होती है, 10 मिनट की दुआ होती है, और 10 मिनट का तारफ होता है। इस तरह 30-35 मिनट लग जाते हैं टोटल। तो बहुत लंबा भी होता है, 40 मिनट का होता है। 24 घंटों में 40 मिनट निकाल लिया करें, खासतौर पर जो मुल्क से बाहर बैठे हुए होते हैं ना,
उन्होंने अगर पाकिस्तान की सही मालूमात लेनी हो ना, सही मालूमात करनी हो, तो मेरा व्लॉग देखा करें। तो वीडियोस पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, और आखिर में जो दुआ होती है उसमें लाजमी शिरकत किया करें। पता नहीं किसके आमीन कहने से हम सब के बिगड़े काम संवर जाए। तो जो भी नेक कोई इरादा है, नेक ख्वाहिश है, नेक तमन्ना है, नेक दुआ है, तो उसको जहन में रखें, दिल में रखें, और बुलंद आवाज से आमीन आमीन बोला करें। तो अब आप आ जाए जनाब, और मेरी वीडियोस को ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। और नए आने वालों को मैं वेलकम करता हूं, ख़ास तौर पे इंडिया के लोगों को मैं सलूट पेश करता हूं कि वो बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान से ज़्यादा मुझे इंडिया में सुना जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनको पता है कि भाई ये बंदा हमें हकीकत बताता है, जो सच बताता है। तो वो वहाँ पे ज़्यादा मुझे सुना जा रहा है, इंग्लैंड में सुना जा रहा है, इसके अलावा दुबई, सऊदीया में। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। तो अब आप आ जाए जनाब असल मौजू की तरफ के आज यूथ के जो है ना सुबह के उछल रहे थे, उनके वो जो जाली फ्रॉडिये बने हुए बैठे हैं, जो उनको फुद्दू लगा के ना तो व्यूज़ बढ़ा रहे होते हैं कि आज खान साहब बस बाहर आए के आए, आज ही उनकी जमानत हो जाएगी। हो गई या आ गए बाहर? मैंने क्या कहा था, वो नहीं आ सकते हैं। इस केस में अगर जमानत भी हो गई तो साइफर का केस में अरेस्ट हो जाए, नहीं, साइफर में जमानत लगी हुई है, अगर इसमें जमानत हो भी जाती है तो 9 मई के वाकयात में अरेस्ट हो जाएंगे। उसमें भी वो उनके ऊपर वो लग चुका हुआ है। और बहुत सारे केस हैं, फॉरेन फंडिंग का केस है, और तोशा खाने का केस है, हजारों केस है। अभी मैंने क्या कहा था, अभी नामुमकिन है उनका बाहर आना। वो उस वक्त ही आएंगे जब अल्लाह वादा उल्लाह शरीक चाहेगा, उससे पहले नहीं आ सकता। तो आज जनाब 7 दरखास्तें पेश की पीटीआई के वकीलों ने। अच्छा, खान तो खैर उस पे तो मुझे कोई गिला शिकवा है ही नहीं, क्योंकि वो तो एक नशेई सा बंदा है, चरसी पाउडरी टाइप बंदा है। पाउडरी बंदे की बात पे क्या बुरा मनाना और क्या गुस्सा करना। उसके वकील भी मुझे लगता है कि उससे भी बड़े पाउडरी हैं। और दरखास्त क्या दे रहे हैं कि जनाब जो जेल में साइफर की अदालत लगी हुई है ना, वो छोटी है। भाई तुम लोगों ने चाटनी है, बड़ी अदालत में क्या करना है? अगर उनको ऐसा कोई मसला है तो वो तो जज जो बैठता है उसको शिकायत करनी चाहिए कि भाई ये अदालत छोटी है, कमरा छोटा है, बड़ा कमरा किया जाए। उसको कोई कंप्लेन नहीं है, खान को कोई कंप्लेन नहीं है, इन वकीलों को वो है कि इनकी जहालत, पता नहीं किसने इनको वकील बना, और यही फंसवाएंगे खान को। मैं आज यूथियों को हकीकत बयान कर रहा हूं, यही फंसवाएंगे। एक दरखास्त ये दे रहे हैं कि कमरा छोटा है जनाब, अदालत को बड़ा किया जाए। और दूसरी दरखास्त क्या दे रहे हैं जनाब, वो जो साइफर का केस जज सुन रहा है अबुल असनाद, वो उसके तकर्रुर ही गैर कानूनी है, वो जज ही नहीं है, वो गैर कानूनी बंदा है, उसको लिहाजा सस्पेंड किया जाए, हटा दिया जाए। जैसे इनके बाप की अदालत है, पता नहीं कौन सा, वो तो हाई पोड्री था, ये वकील उससे बड़े पोड्री निकल आए हैं। सब एक ही जैसी, एक ही चट्टे बटे हैं उसके। तो उसके बाद एप्लीकेशन क्या दे रहे हैं कि जी साइफर का केस सिरे से खत्म कर दिया जाए, उसमें खान को बरी कर दिया जाए और साइफर केस ही खत्म कर दिया जाए। और एक और एप्लीकेशन दी है, उसमें कह रहे हैं कि जी ये जो सजा हुई है उसमें, इलेक्शन कमीशन के उसमें जो सजा हुई है, सस्पेंड हुई है, उसको वो जो डी सीट हुए हैं उसको भी बहाल किया जाए। लेकिन वो तो नहीं बहाल हो सकते हैं, किसी कानून के तहत नहीं हो सकते हैं, वो भी एप्लीकेशन लगी हुई है। अच्छा, आज जमानत की, साइफर में जमानत की एप्लीकेशन जो कि सेशन से रिजेक्ट हुई, हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुई ना, सॉरी, सेशन से रिजेक्ट हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुई, और अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने
دائر کر دیا ہے، اس پہ بھی نہ سوری سیشن سے ریجیکٹ ہوئی ہے، اور اب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کیا ہے۔ تو اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں بھی اچھا آج جو ہے نا 2 رکنی بینچ سن رہا تھا اس کو، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی زیر نگرانی، تو ضمانت کی درخواست آئی جب نا، تو چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو بلایا، وہ وکیل تو خود نہیں پیش ہوا کیونکہ وہ ملک میں تھا ہی نہیں، تو اس کا اسسٹنٹ پیش ہوا، تو اس نے کہا جناب یہ ان کی طرف سے ایک اپلیکیشن آئی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا، یہ اچانک کیس لگ گیا ہے، تو میں ملک سے باہر ہوں اور میری واپسی 15 نومبر کو ہے۔ تو جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی، انہوں نے ریکویسٹ کی وکیل صاحب نے کہ لہٰذا مجھے تھوڑا ٹائم دیا جائے میں تاکہ واپس آ کے الیکشن کمیشن کا دفاع کر سکوں۔ تو جج صاحب نے تو دونوں طرف سے برابر وہ دیکھنا ہوتا ہے، اگر ان کو فیور مل رہی ہے تو وکیل کو بھی ظاہر ہے اس وکیل کو بھی فیور ملنی تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، وہ ملک سے باہر ہے اور واقعی اچانک کیس لگا ہے، ان کو پہلے کوئی اطلاع نہیں تھی تاکہ وہ باہر جاتا ہی نہ، لہذا وہ 15 کو واپس آ رہے ہیں تو 20 نومبر تک کی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں۔ یہ جس کا آج صبح سے یہ اچھل رہے تھے نا یہ یوتھ کے یوٹیوبر، تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ نہیں آئیں گے باہر خان صاحب، تو یہ صبح سے اچھل رہے تھے کہ آج ہی ان کی ضمانت ہو جائے گی، آج وہ باہر آ جائیں گے، آ گئے ہیں، اب ہو گیا سکون، دل کو تسلی ہو گئی۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں نا یوتھیو مجھے سنا کرو، میرے ولاگ سنا کرو، میں جس دن وہ باہر آنا ہوگا نا میں اس سے 2 دن پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ اس مرتبہ خان باہر آ رہا ہے۔ جیسے میں خود سب سے سینئر ہوں نا، ایسے ہی میرے خبر نکالنے کے ذرائع بھی سب سے سینئر ہیں، اور میری خبر 100% سچ ہوتی ہے اللہ کی مدد کے ساتھ۔ میرا کوئی کبوتر نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، کوئی پرندہ نہیں ہے، کوئی چڑیا نہیں ہے، وہ نجم سیٹھی والی چڑیا یا اس کا وہ کبوتر، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس مالک پہ توکل رکھتا ہوں اور وہی میری مدد کر دیتا ہے، اپنے ذرائع کوئی بھی نہیں بتاتا ہے، لیکن میرے ذرائع الحمدللہ اتنے پکے ہوتے ہیں کہ وہ گارنٹی کے ساتھ کنفرم خبر مجھے نکال کے دیتے ہیں۔ تو لہذا خان صاحب کی یہ درخواستیں دیکھ کے نا تو میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، جج صاحب میرے سے زیادہ وہ پریشان کہ یہ کس قسم کی درخواستیں آ رہی ہیں کہ جج کو ہٹا دو، یہ جج غیر قانونی ہے اس کو گھر بھیج دو، یہ عدالت کا کمرہ چھوٹا ہے اس کو بڑا کر دو، ساری جیل ہی گرا دو۔ پہلے وہ ایک کمرہ گرا چکے ہیں، خان صاحب کے لیے ہال بنوا چکے ہیں، تو اب کہہ رہے ہیں جیل ہی پوری گرا دو، بہت بڑی عدالت وہاں پہ لگنی ہے۔ کون سا باہر سے کوئی بندہ اندر جا نہیں سکتا ہے۔ اچھا ہاں، بیچ میں پاکستان کے چیف جسٹس سمیت تمام ججوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن اگر انصاف نہیں ہوتا ہوا نظر آئے گا نا تو تنقید ہوگی، یہ ہمارا حق ہے آپ لوگوں پہ تنقید کرنا، تو ادب کے دائرے میں رہ کے، کیونکہ وہ بندیال تو ادب کے لائق ہی نہیں تھا نا، اس لیے میں اس کو کھری کھری سنا دیتا رہتا تھا، وہ تو کرپٹ جج تھا، اس طرح نقوی کرپٹ جج ہے اس کو بھی میں کھری کھری سنا دیتا رہتا ہوں۔ جو کرپٹ جج ہے لاہور ہائی کورٹ پورے کا پورا بکا ہوا ہے، وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ محمد خان پٹی کہہ رہا تھا جو کہ لاہور پورا کا پورا 60 ارب میں ٹھیکے پہ دیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ، یہ محمد خان پٹی نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا ہوا ہے، جو کہ پرویز الہی کا سیکٹری ہے اس نے۔ تو جب اس طرح انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کو بیچا جائے گا تو وہ پھر امید بھی رکھیں کہ ہم سے کہ ہم ان کی عزت کریں گے تو یہ ناممکن ہے۔ ایک اس وقت میرا ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، سابقہ چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ریٹائرڈ ہوئے بھی عرصہ ہو گیا، بہت پہلے کے ہیں،
उनको सैलरी कितनी मिल रही है, 20, पेंशन कितनी मिल रही है, 20 लाख रुपए। ऊपर से 200 यूनिट बिजली फ्री, 200, और गैस इतनी फ्री कि अगर दिन रात भी चले ना तो फिर भी वो फ्री। तो घर फ्री, मुलाजम फ्री। ये इस तरह तो हमको लूटा जा रहा है, हमारे टैक्स के पैसे इस तरह ज़ाया किए जा रहे हैं। अच्छा, उन जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने, साबका चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया कि छत पे सोलर सिस्टम लगवा लिया। अब उनके 200 यूनिट जो उनको फ्री मिलते थे वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे, वो तो एक किस्म का वापस हो गए। तो उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि जनाब मैंने सोलर सिस्टम लगवा लिया है, लिहाजा वापडा को, कि लिहाजा मुझे वो जो 200 यूनिट मेरे बनते हैं उनकी पेमेंट मुझे कर दी जाए। और पेमेंट कितनी बनती है, कम से कम भी लगाए ना आप तो 2 लाख रुपया महीने का बनता है। वो 2 लाख रुपया भी महीने, 20 लाख पहले ही ले रहा है, टांगे कब्र में है। मेरे से ज्यादा बड़ी उम्र का बंदा है, 75 साल का तो मैं हो गया हूं, मेरे से भी बड़ा है, टांगे कब्र में, और इरस और लालच देखें। ये चीफ जस्टिस का हाल है। तो बाकियों को तो छोड़ दें, रीडर को छोड़ दें, बाकियों को छोड़ दें। वो आवाजें जो लगा के बुलाने वाले होते हैं ना, वो भी 500 से कम नहीं लेते हैं आजकल। उनका भी रेट 500 रुपये महंगाई के हिसाब से बढ़ गया है। पहले वो 150 ले लेते थे। रीडर तारीख देने का 1000 से 2000 वसूल कर रहे हैं। और अगर जल्दी केस का फैसला करवाना हो तो वो कहते हैं जी 10-15 लाख रुपया दो, 20 लाख दो, तो जज साहब को दे के जो मनपसंद फैसला करवा लो। तो इसी मनपसंद 20 लाख ना, सॉरी 30 लाख दे के ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी उसी ने कहा था, मोहम्मद खान भट्टी ने, कि 30 लाख रुपया रिश्वत दे के जज को, लाहौर हाई कोर्ट के जज को, तो वो शहबाज गिल मुल्क से ही फरार हो गया था। ये हाल है जजों का। तो ये खान साहब के केस क्यों जल्दी जल्दी लग रहे हैं, झूठ जबल। अब जज को हटाओ, कमरा छोटा है, ये कोई केस वो लेने वाली है एप्लीकेशन, ऐसी कोई वो करता है कि टाइम जाया करना। लाखों के हिसाब से लोग रुल रहे हैं, गरीब लोग वहां पे, और अवाम के टैक्सों के पैसों से ये सैलरियां ले रहे हैं। मैं कहता हूँ जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से तमाम वो अखराजात वसूल किए जाए जो कि उसने वो कमरा तोड़वाया है, उसको बड़ा किया, या सबको सहूलत दें। उसके बच्चों से अगर फोन पे बात करवा रहा है तो तमाम कैदियों को ये सहूलत होनी चाहिए। नवाज शरीफ को तो मरते वक्त बीवी से कि वो मरने के बाद इतला दी गई, उसने कहा जी 2 मिनट के लिए, कभी उसने नहीं 2 सालों में कहा था, एक पहली मरतबा उसने कहा जी कि मेरी 2 मिनट के लिए बात करवा दें घर, ताकि मैं कुछ, मतलब ये होता है ना, जिंदगी का साथी जब दुनिया से जा रहा हो तो कुछ दिल में ऐसे वो होता है, घबराहट सी होती है, और ऐसे खौफ सा महसूस होता है ना, तो वो बंदा समझ जाता है। तो उसने कहा जी मैंने सिर्फ खैरियत घर फोन करके पूछनी है, 2 मिनट की मुझे इजाजत दी जाए, तो नहीं मिली थी। तो ये 2 घंटे किस लिए फोन कर रहा है, 2 घंटे, इसके तो बच्चे इसके साथ बात करना पसंद ही नहीं करते हैं। ये बच्चों की आड़ में जमाइमा के साथ और अपने यहूदी ससुर के साथ, यहूदी साले के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि किस तरह मुझे यहां से निकालो। तो अब आप देखें, अब आप आ जाएं जनाब उस पे, फवाद चौधरी पे। फवाद चौधरी को आज अदालत में पेश किया गया। हथकड़ियाँ लगी हुई थी दोनों हाथों में, इस तरह बैठा हुआ था, तो चेहरे की वाइयाँ उड़ी हुई, बाल बिखरे हुए। सही पूछे तो मुझे दुख भी हुआ है, लेकिन इसकी गर्दन में जो सरिया था ना, वही इसका वो बना है कि गुरूर, इसमें गुरूर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। गुरूर की वजह से ही ये अल्लाह की पकड़ में आया है, और तकब्बर, गुरूर, और इसी तकब्बर और गुरूर की वजह से इमरान खान भी आज
जेल में बंद है, वो भी कहता था कि मैं इनके एसी उतारूंगा, इनका ये करूंगा, इनका वो करूंगा। उसने तो फर्श पे नवाज शरीफ को सलाया, खुद बिस्तर पे लेटता है, बेड लगा हुआ है, सोफे लगे हुए हैं, कुर्सी मिली हुई, दो बंदे खिदमत के पे मिले हुए हैं, तीन नर्सें मिली हुई हैं, छह डॉक्टर, हर 4 घंटे बाद डॉक्टर तब्दील होके आता है, हर वक्त निगरानी पे रहते हैं उसकी, कहीं पाउडर ही है मारी ना जाए बगैर पाउडर के। तो इतनी नगहदाश्त की जा रही है, और फिर यूथ ये कह रहे हैं जी नहीं जी उसको जहर दिया जा रहा है, जबकि शौकत खानम के सबसे सीनियर डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद बताया कि जी बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोई उसकी सेहत बिल्कुल ठीक है। ये कौन कह रहा है? ये शौकत खानम का सबसे सीनियर डॉक्टर, जो इस पे इमरान खान अंधा एतमाद करता है, वो डॉक्टर कह रहा है। उसने लिख के दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि ये 100% ठीक है, कोई जहर के असरात इसके जिस्म में नहीं है। अब शर्म से डूब मरना चाहिए उन यूथियों को और उन यूट्यूबरों को जो इस तरह की झूठी खबरें फैला रहे थे, और कुछ चैनल भी जो कि यूथिया चैनल है, ये बोल हो गया, ARY हो गया, या जियो हो गया, ये सब बिके हुए चैनल है, झूठ बोलने में नंबर 1 पे है। जियो पहले ठीक था, लेकिन अब वो भी बिक गया है। अब वो भी वही कहता है जो कि आलमी ताकतें चाहती हैं, वही उनकी जुबान ही बोल रहा है। डॉलरों के आगे बड़े बड़े बिक जाते हैं, नहीं बिके तो ईमान वाला नहीं बिकता है। खरीदे ना आके कोई मुझे, फिर मैं देखता हूँ किस तरह खरीदता है मेरे ईमान को, क्योंकि मुझे पता है मैं बोनस पे हूँ। ये तो आर्जी जिंदगी है, मैं उधर के लिए क्यों ना तैयारी करूं जिधर पूरी जिंदगी रहना है, जिधर ना मौत है ना कुछ हो रहा है। तो अच्छा, फवाद चौधरी को किस केस में गिरफ्तार किया गया है? उन साहब ने जब वजीर थे वो किसी बंदे से 50 लाख रुपया रिश्वत ली कि मैं तुम्हें अच्छी पोस्ट पे नौकर करवा दूंगा, जिधर तुमने सुकून से एसी वाले कमरे में बैठ के बस सिग्नेचर करने हैं, और 30 से 35 लाख रुपया तुम्हारी तनख्वाह होगी। तो उसने 50 लाख दे दिया, उसको नौकर नहीं करवाया, तो उसने जो है ना केस कर दिया। उसी केस में ये, और जज साहब ने 1 दिन का रिमांड दिया। इन जजों को भी मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये किस उस पे जा रहे हैं। आम मुजरमों का तो 15-15 दिन का दे देते हैं, हालांकि उसका देखें, साद रफीक कोई केस उस पर साबित नहीं हुआ, बाइज्जत बरी हो गया। उसके 3-3 महीने के यही जज जो है ना दिया करते थे रिमांड, 90-90 दिन का। अब इनको शर्म भी नहीं आ रही है, मैं क्या कहूँ अब। तो बहरहाल वो भी अब अपने अंजाम को पहुंचेगा इंशाअल्लाह। अब काजी फायज ईसा साहब आ गए हैं। काजी फायज ईसा साहब से मेरी एक दरख्वास्त है कि देखें, ये जो लोग जज जो बंदयाल ने जूनियर जज रखवाए थे ना, सीनियर जजों को क्रॉस करके, उनको वापस रिवर्स करें, क्योंकि जो अब आप ला रहे हैं ना सीनियर जजों को, वो जूनियर के आगे काम करना उन जजों की तौहीन है। जूनियर जो है ना वो आके यहाँ पे सीनियर बने बैठे हैं, और जो सीनियर है उनको बाद में लाया गया, वो यहाँ पे आके जूनियर बने बैठे हैं। यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है। पूरी दुनिया में सीनियर जजों को लाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे जूनियर जजों को पैसे लेके बंदयाल ला रहा था आगे, या अपने जाती मफाद के लिए आगे ला रहा था। सीनियर को इसलिए नहीं ला रहा था कि वो उसके मनपसंद के फैसले नहीं देते थे। तो जूनियर और बिके हुए जज जो आसानी से बिक जाते हैं, उनको उसने आगे लाया। तो ये 5 का ग्रुप वही था ना, 6 का, एक तो चला गया ना, रिटायर्ड हो गया है, और 5 अभी भी बाकी हैं। ये वही ग्रुप था जो हर फैसला आलमी ताकतों के डॉलर वसूल करके उनकी पसंद का देता था। आज अगर ये आलमी ताकतें ही है जिनकी वजह से नवाज शरीफ फर्श पे सोता था, वो बेड पे सो रहा है,
नवाज शरीफ को कोई सहूलत में असर नहीं थी। एसी उसने अपना ज़ाती पैसों से लगवाया हुआ था, उसका बिल वो पे करता था, उसका मीटर भी अलग था, और खाना उसका घर से आता था, सिंपल दाल चावल या इस तरह की कोई चीज़ आती थी, या जो भी अगर मुर्ग पुलाव भी खाता था वो अपने पैसों से खाता था। ये तो सरकारी खाते में मुर्गे रोस्ट हो रहे हैं, देसी मुर्गे आ रहे हैं, देसी घी में फ्राई हो रहे हैं, और इस तरीके से बटेर आ रहे हैं, मुर्गे आ रहे हैं, चरगे आ रहे हैं, सब सरकारी खाते में आ रहे हैं। 10.5 लाख की वर्जिश वाली मशीन आ रही है, सरकारी खाते में आ रही है जी। बेड दिया गया है, 3 नर्सें दी गई हैं, 2 मुशक्कती दिए गए हैं, कुर्सियां दी गई हैं, सोफे दिए गए, उसके अलावा दीवार तोड़ के उसके लिए हॉल बनाया गया कि यहाँ पे आप हिफाजत से वो करें, वर्जिश करें। ये क्या था? ये पीछे से प्रेशर है उन आलमी ताकतों का, ये प्रेशर ये जज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये उसको हर सहूलत आंखें बंद करके दिया जा रहे हैं। दो ही सूरतें होती हैं, या तो प्रेशर होता है या फिर डॉलर होते हैं, क्योंकि आलमी ताकतें तो दो ही काम करती हैं, पहले प्रेशर डालती हैं, अगर उससे मान गया तो ठीक है, अगर नहीं माना तो फिर वो डॉलर ऑफर करते हैं, उसमें फिर वो लाजमी मान जाते हैं, क्योंकि हर दूसरा बंदा तो पाकिस्तान में बिका हुआ है। तो अब तीसरे मौजू पे आ जाएं जनाब। असद कैसर साहब जो स्पीकर हैं, KPK असम्बली के स्पीकर थे, वो उससे पहले जमात इस्लामी में थे, लोटा बन के इधर आए। उस वक्त जब जमात इस्लामी में थे ना, तो इनके पास फटीचर सा वेस्पा मोटरसाइकिल होती थी, उस पे ये आते जाते थे। और जब ये PTI में आए तो इन्होंने बनी गाला में एक महल नुमा घर बनाया, जिसकी कम अज कम इस वक्त मार्केट वैल्यू 3 अरब रुपए है। उसमें वो केस अभी नहीं खुला है, वो खुलेगा वो भी जरूर, कि ये पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास। कल तक तो तुम टीचर से मोटरसाइकिल पे थे, आज बुलेट प्रूफ गाड़ियां, कंपनियां, ये पैसा कहाँ से आया। सेम पीपल्स PTI के जैसे बाकी इमरान नज़ीर जैसे या सा, साबर शाकर जैसे करोड़पति बने हैं ना, ऐसे ही ये भी बना है दिनों में, ये 4 सालों में करोड़पति खरबपति बना है। तो इसका एक करप्शन का केस पकड़ा गया है, स्वाबी में कोई यूनिवर्सिटी है, उसका नाम यूनिवर्सिटी का मेरे जहन में नहीं आ रहा है, उस यूनिवर्सिटी में के लिए सामान जो खरीदारी की गई वो इसने की है, और इसने उसमें बड़े पैमाने पे करप्शन किया है। जो भी सामान खरीदा गया, अब मुझे नहीं पता कौन सा सामान खरीदा गया, लेकिन उसमें वो एंटी करप्शन वालों के पास पूरी तफसील मौजूद है। पक्के प्रूफ होने के बाद उन्होंने इसको अरेस्ट किया इस्लामाबाद से, और उसका छोटा भाई अदनान कैसर, वो रोज आके कुत्ते की तरह भौंकता है फौज के खिलाफ और आर्मी चीफ के खिलाफ, कि इन्होंने मेरे भाई को अगवा कर लिया है। भाई तेरा भाई करप्शन कर रहा था, करप्शन के केस में अंदर हुआ है, फौज का क्या ताल्लुक है उसमें। और अब केस दर्ज हो गया उस पर भी। मेरे सरकारी तमाम अदारों से अपील है, पुलिस से भी, रेंजर से भी, कि इस बंदे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इससे पूरी तहकीकात की जाए कि किसके कहने पे ये फौज के खिलाफ भौंक रहा था। तो मेरा आज का व्लॉग यहीं पे अख्ताम पजीर करता हूँ। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, और सबसे बढ़ के अल्लाह हमारे आर्मी चीफ की हिफाजत फरमाए। और जो लोग शहीद हो रहे हैं, ये धमाके हो रहे हैं, दहशत गर्दी की एक लहर आई हुई है, ये कोई नई नहीं है, हमने 2014 में भी इसको फेस किया हुआ है, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ था, उसने कंट्रोल कर लिया था। लेकिन अब भी आसम मुनीर साहब बहुत काबिल जर्नैल हैं, इंशाल्लाह ये कंट्रोल कर लेंगे। तो एक्टिव करना होगा ISI को और हमारी IB को, एजेंसियों को एक्टिव करना होगा। इंशाल्लाह ये दुश्मन का नेटवर्क बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। ये वही हैं जिनको हमने 50 साल तक सीने के साथ लगाए रखा। अच्छा, यहाँ से जो चले गए हैं ना लोग, वो मेहनती लोग थे, वो मजदूर थे, वो मेहनत कश थे, वो बेचारे सीधे साधे शरीफ लोग थे, जो कि
50 سال سے یہاں پہ رہ رہے تھے، ان کی 3 نسلیں یہیں پہ پیدا ہوئی ہیں۔ جو جوان آدمی آیا تھا وہ اب دادا بن گیا ہوا ہے، 50 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہوا ہے۔ وہ بےچارے اتنا عرصہ یہاں پہ رہنے کے بعد شرافت کے ساتھ یہاں سے واپس چلے گئے، اور بارڈر پہ جا کے بیان دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں جو انہوں نے 50 سال ہماری مہمان نوازی کی۔ یہ تو تھے اصل لوگ جو مہمان نوازی کے قابل تھے اور جو مسلمان تھے۔ اب جو امریکہ کے ایجنٹ ہیں یہاں پہ، امریکہ کے، اسرائیل کے، یہ سب افغانی ہیں اور کچھ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ یہ مل کے چل رہے تھے، مل کے ان کے پلاننگ سے یہ سہولت کار پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور پیچھے افغانی ہیں۔ کیا ادھر افغانی نہیں تھے زمان پارک میں؟ وہاں سے افغانی نہیں اریسٹ ہوئے تھے؟ یہ سب ملی بھگتی تھی۔ خان صاحب نے کیوں ان کو 45,000 بندوں کو پاکستانی نیشنلٹی دی تھی، پاکستانی پاسپورٹ جاری کیے تھے، شناختی کارڈ جاری کیے تھے؟ وہی آج یہاں پہ دھماکے کر رہے ہیں۔ کس کے کہنے پہ جاری کیے تھے؟ ٹرمپ کے کہنے پہ۔ اور وہی ہمارے ملک کے دیکھیں، وہ ملک کے ایئرپورٹس پہ کبھی حملے کر رہے ہیں، کبھی فوج پہ حملے کر رہے ہیں، کبھی ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، مسجدوں تک کو، نمازیوں تک کو یہ نہیں بخشتے ہیں۔ تو پھر ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ یہ انسان ہیں؟ انسان جو تھے نا، جو اصل مسلمان تھے اور اصل افغانی تھے، جو اصل مجاہدین تھے، وہ افغانستان جا چکے ہیں واپس۔ یہ جو ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور ان کے سہولت کار، یہ سب کے سب دہشت گرد ہیں، اور یہ پالتو ہیں امریکہ کے، اسرائیل کے، ان کے پیسوں پہ ہی پل رہے ہیں، اور انہی کی اس کی وجہ سے ہی ہمارے ملک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ یہ ان کے ساتھ سختی کے ساتھ ان کو اور ان کے جو سہولت کار ہیں ان کو سختی کے ساتھ نپٹا جائے اور ان کو نشان عبرت بنایا جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے ویلاگ کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ مزید کچھ خبروں کے ساتھ میں آؤں گا۔ 2 دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، گلا کچھ خراب ہوا تھا کافی زیادہ، اس وجہ سے تھوڑا سا ویلاگ لمبا ہو گیا، خبریں کچھ جمع ہو گئی ہوئی تھی، تو معذرت چاہتا ہوں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب دعا کی طرف۔ جو بھی نیک کوئی خواہش ہے اس کو دل میں رکھیں اور ہاتھ کھڑے کریں اور بلند آواز سے آمین آمین بولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، رینجرز کے جوانوں کی حفاظت فرما، پولیس کے جوانوں کی حفاظت فرما، اور یہ جو دہشت گردی کی لہر آئی ہوئی ہے اس میں جو بھی دہشت گرد ہیں یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو تباہ و برباد فرما، اور جو شہید ہوئے ان کی شہادت اول درجے میں قبول فرما، ہمارے فوجی جوان جو شہید ہوئے ان کی شہادت اول درجے میں قبول فرما، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جو بھی پاکستان کا دشمن ہے، جو عالمی طاقتیں امریکہ، اسرائیل اور جتنی بھی عالمی طاقتیں ہیں، جو ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو ان کو تباہ و برباد فرما۔ سب سے بڑی عالمی طاقت تو ہی ہے، تو ہی، تیرے سے بڑھ کے کوئی عالمی طاقت نہیں ہے۔ یا اللہ غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور یا اللہ ہمارے
कमांडर इन चीफ हाफिज सैयद आसम मनीर साहब को लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा, और उनको और उनकी फैमिली को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रख, और उनके साथियों को भी अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रख, उनके उनके मुखलस साथियों को और भी लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा, उनको और उनकी फैमिलियों की भी हिफाजत फरमा। और या अल्लाह हमारे इन सरकारी अदारों में जितने भी दुश्मन के एजेंट छुपे हुए हैं, या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनको तबाह व बर्बाद फरमा। इसी तरह हमारे ISI के सरबराह जनरल नदीम अंजम साहब को सेहत वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, उनको और उनकी फैमिली को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रख। और या अल्लाह ISI में जितने भी अफसरान हैं, जवान हैं, उन सब को और उनकी फैमिलियों को लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा, और उनको सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रख। और इसी तरह FIA के इंचार्ज को लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। FIA में जितने भी जवान हैं, अफसरान हैं, उन सब को और उनकी फैमिलियों को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रख, लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा। और एंटी करप्शन के इंचार्ज को या अल्लाह लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा, उनको और उनकी फैमिली को और उनके साथ काम करने वाले अफसरान को, जवानों, सबको अल्लाह ताला लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा, उनको और उनकी फैमिलियों को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रख। और या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या बारी ताला जितने भी लोग बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, उन सबको शिफाए कामिला अजला अता फरमा। और या अल्लाह उनको लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। और या अल्लाह जितनी भी बच्चियां शादी के काबिल हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, या अल्लाह चाहे वो पाकिस्तान से हैं, चाहे इंडिया से हैं, चाहे जिस मुल्क से भी हैं, या जिन लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, या अल्लाह इन सब की नेक दुआओं को अपनी बारगाह अल्लाह में कबूल फरमा। और या अल्लाह ये जो जवान बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं, शादी की मुंतज़र हैं, या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इनके अच्छे नेक लोगों में रिश्ते करवाने में गैब से मदद फरमा, आसानी पैदा फरमा, इनकी मुश्किलात दूर फरमा, और शादियों में भी या अल्लाह गैब से मदद फरमा और आसानी पैदा फरमा। और या अल्लाह जिन बच्चियों ने औलाद के लिए कहा, मेरी दुआ उनके हक़ में कबूल फरमा। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं, या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उन सबको अच्छी नेक और फरमा बरदार औलाद अता फरमा। जिनके औलाद नाफरमान है, उनको अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाने में या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह जिन घरों में तंगदस्ती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उन घरों की तंगदस्ती दूर फरमा, उन घरों में अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। और हम सब को पाँचों वक्त बाजमात नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने, रोज़े रखने और मस्जिद में जाने की तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह हम सब के ऊपर अपना करम फरमा, रहम फरमा। और या अल्लाह हम सब की दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। और या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से जितने भी मर्द, औरत, बच्चे, बच्चियां, खुसूसन जितने भी लोग दुआ कर रहे हैं, उनके अजीज़ों का रब, मेरे अजीज़ों का रब, मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरे अम्मी अबू और चाचे और जितने भी करीबी और दूर के रिश्तेदार दुनिया से जा चुके हैं, और या अल्लाह उन सब को कब्र के अज़ाब से बचा, दोज़ख की आग से बचा, उन सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, उन सब को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमा। और या अल्लाह उन सब की कब्रों को ठंडा फरमा, उन सब की कब्रों को रोशन फरमा, और उन सब की कब्रों में बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा। और या अल्लाह हम सब से राज़ी हो जा, हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की गलतियों और कोताहियों को माफ़ फरमा, जुर्मों को माफ़ फरमा, हम सब को औलाद को नेक बना और दीन इस्लाम पे चलने वाली बना, हम सब को सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा, हमारे आर्मी चीफ की गैब से मदद फरमा और इनकी हिफाजत फरमा। और या अल्लाह हमें हमारी एजेंसियों को दुश्मनों के नेटवर्क तोड़ने में उनकी गैब से मदद फरमा और आसानियाँ पैदा फरमा,
خاص طور پہ بلوچستان میں وہ بہت ایکٹیو ہیں. ان کی یہ اس کو دور نیٹ ورک کو توڑنے میں پاکستانی ایجنسیوں کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما. اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آمین ثم آمین. شب بخیر. اللہ حافظ.